हाँ जी स्टूडेंट्स, रेडी? कॉपी पेन रेडी? So please now concentrate on the topic. Today we will discuss the concept of electric energy, electric power. और आज हम सारा पढ़ेंगे कि भाई घर में जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं कितना उसका बिल आता है, उस बिल को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी वेस्टेज हो रही है, ऑल दैट। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म ले रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या मीनिंग है? अब ये देखिए कि अगर हम एक ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं या अगर आप एक कंडक्टर ले रहे हो, दैट कंडक्टर इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस आर, तो I is the strength of the current which is flowing through this conductor for t seconds. So we will see that how much work is required for this flow of current, to maintain this flow of current, and that work is known as electric energy. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन गया? अमाउंट ऑफ वर्क required to maintain flow of current, to maintain flow of current in the circuit. ठीक हो गया? यही तो बिजली का बिल आता है, एनर्जी ही तो है जो कंज्यूम हो रही है। सो दैट मीन यू आर कंसिडरिंग हियर द कंजम्पशन। कंजम्पशन क्योंकि देखो वर्क जो है कौन करेगा? इन दैट वेरी केस इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड। तो कैसे हम देखते हैं? अब हमने इसमें ये ले लिया कि I इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट और ये करंट फ्लो, T is the time of flow of current, कि जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो कितने टाइम के लिए कर रहा है? दैट इज 40 सेकेंड्स। तो इसमें चार्ज कितना आ गया? चार्ज विल बी I इंटू टी। ठीक हो क्या? और अब आपको आगे क्या पता है? अरे करंट कब फ्लो करेगा? whenever potential difference is maintained across its two ends. So that means V is the potential difference applied across the two ends. Applied across two ends of conductor. तो फिर बेटे हम इसमें ये देखेंगे कि अब आप अगर ध्यान से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क है दैट इज V। तो टोटल वर्क रिक्वायर्ड to maintain flow of current in the circuit, to maintain flow of current in circuit, W, that will be Q into V, or you can say V into Q, कि यूनिट के लिए V तो टोटल चार्ज कितना है? Q. So that means W is equal to V, Q means IT. So that means this work, this is electric energy. तो इसका मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आ गया? VIT। तो इसमें V is the potential difference across two ends of conductor, I is the strength of current flowing through conductor, T is the time for which the current is flowing in the circuit. अब अगर आप V पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में ले रहे हो, I करंट को आप एम्पियर में ले रहे हो और T टाइम आपके पास सेकंड में है,
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के क्या यूनिट्स बनेंगे? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी जूल। अब इसमें इसके बाद एक पॉइंट है कि बिल्कुल सही ये हो गया VIT, वर्क डन, और यू कैन सी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। पर अब सपोज कर लो कि कोई मैं प्रॉब्लम तुम्हें दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। तो यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैंने पोटेंशियल तो दिया नहीं, मैंने क्या दिया? करंट और रेजिस्टेंस। तो अब आप क्या कह सकते हो कि वी नो दैट कि V आपके पास किसके बराबर है? IR के बराबर है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप VIT लिख रहे हो, तो मैं V की जगह IR लिख सकती हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास बनेगी I²RT। अब इसी तरीके से हमें पता है कि ईच अप्लायंसेस इज वर्किंग ऑन 220 वोल्ट, तो दैट मीन्स पोटेंशियल इज गिवन टू यू। ठीक हो गया? तो इसलिए अब आप क्या ले सकते हो कि वी नो दैट I इज इक्वल टू V/R। तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन जाएगी? V, I की जगह आ गया V/R इंटू T। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा V²/R इंटू T। तो प्लीज इसलिए अब आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स वी आर कंसिडरिंग टोटल कंजम्पशन। तो दैट मीन्स वो कहाँ से आ रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन दी सर्किट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हमने इसमें यूज की है कि V पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अगर I करंट T सेकेंड्स के लिए है तो टोटल चार्ज बन गया इंटू T। तो टोटल वर्क कितना बन गया? VIT। तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसमें नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं एंड दैट टर्म इज इलेक्ट्रिक पावर। तो सेकेंड टर्म जो हमारे पास इसमें आ रही है वो क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक पावर। Now what is electric power? Electric power is a rate at which electric energy is consumed in the circuit. जिस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर आपके पास क्या हो गया? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। अब जैसे आप ये कह रहे हो कि ये आपके पास R रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रहा है अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। तो आपने बेटा इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी ली थी VIT, ठीक है ना? तो अब इलेक्ट्रिक पावर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, यही आएगा ना, रेट ऑफ वर्क डन मीन्स। तो बेटा दैट मीन्स इट इज VIT अपॉन T। T से T कैंसल हो गया। तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक पावर P आ गया V इंटू I। ठीक होगी बात? तो इसलिए अब इलेक्ट्रिक पावर इज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। जैसे किसी भी बेटा एप्लायंस को आप देखते हो तो उस एप्लायंस की पावर दी होती है कि जी इतने किलोवाट है, इतने वॉट है, दी होती ना। सो वो चीज़ हमें क्या बताता है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम होगी। तो अब
एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? वॉट। तो अब 1 वॉट किसके बराबर आएगा? पावर इज V इंटू आई। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर of a circuit is said to be 1 watt. Is said to be 1 watt if 1 ampere current, if 1 ampere current is flowing through conductor under a potential difference of 1 volt। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पावर सर्किट की हम कितनी बोलेंगे? 1 वॉट। कब बोलेंगे? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो अब यहाँ से किलोवाट मीन्स 1000 वाट आ गया। अब बेटा यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम डिफरेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करेंगे। अब आप देखो, इलेक्ट्रिक पावर को आपने लिखा वी आई। अगर वी को मैं आई आर लिख देती हूँ तो ये आई स्क्वायर आर आ गया। अगर मैं आई को वी बाय आर लिख देती हूँ तो ये वी स्क्वायर बाय आर आ गया, है ना? अब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि देखिए कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखो, इन एक्सप्रेशन को, एक एक्सप्रेशन में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और दूसरी में आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हो गए कंफ्यूज? क्यों भाई, हुए कि नहीं? नहीं होना कंफ्यूज, क्यों होना है? आप मेरे को ये कहो मैडम इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम अपने सर्किट को एनालाइज करेंगे। अगर उस सर्किट के दौरान हम ये स्टडी कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच एप्लायंस इज सेम, तो दैट मीन्स वी उसमें कांस्टेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाय आर एंड पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बेटा आपको मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ। हमारे घर के अंदर जो सप्लाई है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम मीटर की रीडिंग लेने जा रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, जो जितने भी हमारे रूम में पॉइंट्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट रूम्स में पॉइंट्स हैं, वो कनेक्टेड कैसे हैं, क्या वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ये नहीं देखना कि स्विच बोर्ड पे ऐसे सीधे लगे हैं तो सीरीज में हो गए, पीछे वायरिंग की बात है। आप उसको ये एनालिसिस करो कि क्या बेटा आप जब ऑन करते हो सारों को तभी जलता है या जिसको ऑन करना करे जिसको ऑफ करना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि अगर सीरीज में आप जोड़ रहे हो, आपने एक को भी ऑफ किया फिर बाकी के ऑन ही नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो जब आप सीरीज में आप ले रहे हो, आप जानते हो कि जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी हमारे स्विच विजेस हैं, ऑल आर इन पैरेलल, तो दैट मीन्स ईच इज अक्रॉस V potential difference, that is the supply voltage of 220 volt। तो that means उसमें आपका क्या एक्सप्रेशन लगेगा? P is equal to V square by R। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 2 बल्ब है, एक बल्ब की पावर है 100 वॉट, दूसरे की पावर है 200 वॉट, 2 बल्ब्स हैं। अब मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ कि बताओ भी इसमें किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है? तो तुम इसमें जानते हो कि जो भी तुम बल्ब को लगाओगे, कहीं पर भी लगाओगे, उसको किसके अगेंस्ट लगा रहे हो? मेन सप्लाई पे, दैट इज ऑफ 220 वोल्ट। तो दैट मीन्स वोल्टेज तो दोनों में सेम है। तो इसका मतलब आपने इसमें यूज किया P इज V स्क्वायर बाय R और यू कैन से R इज V स्क्वायर बाय P। V क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी। सो दैट मीन्स हियर यू विल से दैट रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट विल बी
मोर। तो मेरा जो इसका पर्पस था वो आपको क्लियर करना था कि भी हाउ यू हैव टू डील विद द फॉर्मूला, कि कहाँ आई स्क्वायर आर यूज होना है, कहाँ वी स्क्वायर बाय आर यूज होना है। अब आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? सो आई थिंक you can write electric energy is electric power into time. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। और अब जो हम बिजली का बिल, मीटर की रीडिंग पढ़ने जा रहे थे, उसमें हम बात करते हैं इतने यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई। अरे वो यूनिट क्या है? So that practical unit of electric energy जिसको हम बोलते हैं BOT. BOT means Board of Trade Unit, that is kilowatt hour. Kilowatt hour. तो यानी कि जब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी तो आपके बिजली की कितनी कंजम्पशन हुई? 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर देखो, मतलब क्या हुआ कि एक आपका इलेक्ट्रिक गैजेट जिसकी पावर 1 किलोवाट है, और अगर वो 1 आवर के लिए कंटिन्यूसली वर्क करता है तो 1 यूनिट कंज्यूम होना है। अब आप देख लीजिए कितने घंटे घर में एसी यूज कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो एसी है उसकी पावर कितनी है, कितने किलोवाट है, उसके हिसाब से यूनिट्स जो हैं वो आप अपने कैलकुलेट करते जाना कि रोज आप कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट। 1 hour means 3600 seconds. 60 into 60, it is 36 into 10 is per 5 watt second. Now watt second is joule, so that means 1 kilowatt hour is 36 into 10 raised to power 5 joules. तो इस तरीके से हमारे पास ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आ गया, और ये कंजम्पशन जो है आपके पास 1 किलोवाट आवर जो है इसमें वो बन गई है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो अब ये है कि हम किस तरीके से बिजली का मीटर देख सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको ये कहूँ कि एक बल्ब है ऑफ पावर 200 वॉट, run for 6 hours daily, ठीक है, तो पर डे उसकी कितनी कंजम्पशन होगी? इस एक बल्ब से कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? दैट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में 6 आवर्स, तो इट विल बी 1.2 किलोवाट आवर, और यू कैन से 1.2 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स और किलोवाट आवर। तो आपको अब आइडिया हो सकता है कितनी देर हमें किस अप्लायंस को ऑन रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। तो ये हमने इसमें पढ़ा अबाउट एनर्जी एंड पावर। अब आप एक और पॉइंट जानते हो बेटा कि अगर आप काफ़ी देर के लिए करंट किसी भी अप्लायंस में से पास करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप मिक्सर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उस मिक्सर को कंटिन्यूसली आधा घंटा रन करते रहो, क्या होगा? ख़त्म। क्यों कंटिन्यूसली? मैंने कहा है क्योंकि बेटा उसने जो भी ग्राइंड करना था, जो आप उस जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, वो तो हो रहा था फुलफिल, लेकिन उसके साथ इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि उसने उसके अंदर जो मोटर थी उसे ही बर्न कर दिया, जिसकी वजह से आपका मिक्सर
चल रहा था। तो यानी कि वी वांट टू डिस्कस हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्या पढ़ना चाह रही हैं? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R और I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है 40 सेकेंड्स, ठीक है। I current is flowing through a conductor of resistance R 40 seconds। तो क्या होगा? हमने अभी कहा कि अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड किया था ना अभी, कि इस करंट को मेंटेन करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट, that is V into charge, that is IT। और V को हमने क्या लिख लिया? IR, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है, तो दिस इज I square RT। नाउ दिस वर्क विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इसलिए बेटा ये याद रखिए कि if there is a conductor of resistance R, I current is flowing through this conductor 40 seconds, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाय I square RT, ठीक है। और इसको जो ये एक्सप्रेशन है जी बेटा जाउल ने बताया था, उसके बेसिस पर हम इसे जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब कि इसमें आपके छोटे छोटे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ जाएं कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डबल, then what will happen to heat produced? That will increase to 4 times because heat is directly proportional to square of current। तो यानी कि इस तरीके से अब आप देख लो बेटा, कोई भी आप लेते हो जो वायर्स हैं, तो जब काफ़ी देर के लिए उसमें से करंट पास हो जाए तो क्या हो जाता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब आप यही देखिए, घर में आप पहले हमारे बल्ब्स लगे होते थे, है ना, जो सिंपल जो फिलामेंट वाले बल्ब थे। तो फिलामेंट वाले बल्ब में आपने नोटिस किया होगा बेटा कि उसको आप देखो कि उसमें जब ऑन करते हो कुछ देर जब वो वर्क कर लेता है तो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसमें होता क्या था कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी। इसीलिए उसमें बिल, अब क्यों पावर सेवर कहते हैं कि अब जो टोटल है उसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, हीट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किधर जा रही है? लाइट एनर्जी में जा रही है। उसमें जो मैकेनिज्म है वही अब फिलामेंट वाली मैकेनिज्म रही रखी, क्योंकि फिलामेंट की ऑटोमेटिकली उसमें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती थी तो हीट उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होती थी। तो इसलिए प्लीज़ पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि किसी भी कंडक्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस आर है, जब करंट का फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। एंड दिस जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज directly proportional to time for which the current is flowing through the circuit। क्लियर? अब मेरा लास्ट में एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ वेरी सिंपल कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग 2 bulbs and you are taking the 2 bulbs of the power 100 watts and 50 watts. So you have to tell that for which bulb value of resistance is less. 2 bulbs of power 100 watt and 50 watt. You have to tell for which bulb value of resistance will be less. So please answer
this in the comment box, and I will surely see that and will observe that how much you have understand from this lecture. Thank you.